नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कुछ अलग लेवल में बन रहा है। वो सारे पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो प्लीज एक बार सारे चीजों को समझिए और खुद के रिस्क के हिसाब से ही काम करिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उस कंपनी का नाम है एसआरएफ। देखिए, एसआरएफ एक केमिकल इंडस्ट्रीज का लीडर कंपनी है। अगर मैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को हटा दूं, अगर केमिकल से पीडीलाइट इंडस्ट्री को हटा दूं तो नंबर वन कंपनी एसआरएफ ही होगा। तो फिर भी कंपटीटर के हिसाब से देखें तो पीडीलाइट नंबर वन है क्योंकि पीडीलाइट भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो पीडीलाइट सिर्फ केमिकल्स नहीं, एक्चुअली पीडीलाइट अधिसाब इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो केमिकल्स एंड अधिसाब इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर पीडीलाइट काम करते हैं। और एसआरएफ के बारे में बात करें तो एसआरएफ सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ही काम करते हैं। अभी स्पेशलिटी केमिकल्स के कंपनी के ऊपर देखा जाए तो आप देखेंगे तो पैकेजिंग फिल्म्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स और आदर्श पॉलीमर जो है, साथ ही साथ टेक्निकल जो टेक्सटाइल है उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते भी है और सेल्स भी करते हैं। तो केमिकल्स के अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं, उसके साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में अभी फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स क्या हुआ, डाउन हुआ। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है, मतलब क्वार्टर टू, यहाँ पे भी देखा जाए तो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है अभी भी डाउन है, तो इसका मतलब सेल्स अभी भी डाउन रहेगा। तो क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड कम हुआ है और धीरे धीरे करके रॉ मटेरियल्स का खर्चा भी बढ़ा है। आपको मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के आपको बताया था कि क्रूड का जो प्राइस है वो $90 हो चुके हैं पर बैरल में। तो क्रूड का प्राइस भी बढ़ जाना एक केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए खतरा है क्योंकि बहुत सारे केमिकल सेक्टर में क्रूड का यूज किया जाता है, मतलब ब्रेंट क्रूड का यूज किया जाता है। तो जहाँ पे $90 पर बैरल में हो चुके हैं, तो इसके कारण पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी थोड़ा सा खतरा है, साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है। तो रॉ मटेरियल्स का खर्चा बढ़ना और मार्केट में डिमांड कम होना हर कंपनीज के लिए खतरा बनेगा। फिर भी इस कंपनी खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कंपनी का इनकम बहुत शानदार है और कंपनी का हाथ में कैश छोटा मोटा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 50% के ऊपर है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का शानदार कंपनी का सेल्स हुआ। सिर्फ इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ और कम होने के बाद कंपनी एक्सपेंस को कम करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले सालों में 600 करोड़ था वो घट के हो चुके 360 करोड़ के आसपास, 59 करोड़ 60 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को यही मिला कि कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है और मुझे लगता है अपकमिंग क्वार्टर्स में भी कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा। उतना शानदार कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। शायद उसका जो सेकेंड क्वार्टर था प्रीवियस ईयर का, उसको शायद ब्रेक करे या ना करे, वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर दो चीज मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी इस बार इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए कंपनी 2400 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे हैं। तो बिजनेस में 2400 करोड़ के आसपास पैसा प्रोसेसिंग में लगा कर रखे हैं, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। इसका मतलब 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 2000 करोड़ का फिक्स एसेट था, वो बढ़ के कितने हो चुके 10,000 करोड़। तो इसके साथ अगर 2000 ऐड हो जाए 2400, तो हो जाएगा 12400 करोड़ के आसपास। तो फिक्स एसेट लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आपको देखना चाहिए। तो शेयर कैपिटल्स के बारे में बात करूँ तो शेयर कैपिटल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, रिजर्व भी बढ़ते चले गए और बोरिंग्स भी कंपनी का देखा जाए तो कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी कर्जा उतना नहीं लिया जितना कंपनी का रिजर्व है। तो प्लस पॉइंट के हिसाब से कंपनी का धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है और हाई लेवल्स में ग्रोथ हो रहा है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एसआरएफ एक ऐसे कंपनी है, आज तक की केमिकल सेक्टर में कोई भी कंपनी इतना रिटर्न नहीं दिया। 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया है केमी एसआरएफ ने। और वो भी आप कहेंगे सर किस में मैं देखो 8 लाख, आप बीएससी में सर्च करना
तो आपको 8 लाख परसेंटेज दिखेगा। लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न में आपको 8 लाख परसेंटेज दिखेगा। तो शायद आप जब देखेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो सकते हैं। ओवरऑल आप डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखेंगे तो 8 लाख परसेंटेज दिखेगा। तो कंपनीज की जो खासियत है उसमें आप देखेंगे लास्ट जो क्वार्टर्स गया, सॉरी लास्ट जो मंथ्स के अगस्त मंथ में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ, बाइंग नहीं हुआ। जून मंथ में बाई हुआ, मगर अगस्त में क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ। और इसी सेल होने के कारण शेयर में थोड़ा सा प्रेशर भी बना। अगर इस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो बहुत बार इस कंपनी के ऊपर एक रेंज के हिसाब से ट्रेड हुआ। वो रेंज का ट्रेड क्या है, वो पहले भी देखिए इस तरीके से लेवल में, मतलब नीचे आया, इस रेंज को टच किया, उसके बाद ऊपर जाकर प्रॉफिट दिया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाकर प्रॉफिट दिए, फिर से नीचे आए और फिर से ऊपर जाकर प्रॉफिट दिए। इस तरीके से बहुत बार वो रेंज के हिसाब से टारगेट दिया। फिर से देखिए एक रेंज बना था, उस रेंज में मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। मैं आपको बोल कुछ मतलब पहले भी यहाँ पे वीडियो बना के शेयर किया था। एक्चुअली मैंने वीडियो उससे एक दिन पहले भी बनाया था और इस दिन में भी बनाया था, क्योंकि मैं आपको ये बताया था कि जब इस रेंज को टच करे, जब इस लेवल को टच करे तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और टारगेट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले दिनों में कमेंट्स किए थे कि सर टारगेट के आसपास जाकर मतलब फिर से वापस आ रहा है, क्या एग्जिट कर लूं? देखिए यही आपका प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से एग्जिट करने का प्लान ले लेते हैं। तो एग्जिट करने का अभी टारगेट हम लोगों को नहीं हुआ, तो टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक तो मैं इस कंपनी के ऊपर बन रहूंगा, चाहे वो यहाँ पे करेक्शन हो, फिर से ऊपर जाए, कोई बात नहीं। तो मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ, आप भी रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो आपको सब कुछ फायदे के हिसाब से दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी पूरा का पूरा स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल केमिकल्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है और दोनों का मार्केट का जो डिमांड है वो अभी घट चुके हैं। तो डिमांड घटने के कारण और मार्केट में इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होने के कारण इस सारे कंपनीज के ऊपर प्रेशर है। सारे कंपनीज मतलब जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर प्रेशर है। हाँ, अगर कंपनी एग्रोकेमिकल से बिलोंग करते हैं, मतलब पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उस कंपनी में उतना गिरावट नहीं दिखेगा, वहां पे बिजनेस ठीक ठाक चला है। जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स है उस कंपनी के डिमांड कम हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्ट यूएस में, यूके में और यूरोप में, साथ ही साथ देखा जाए तो जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज में बेचा जाता है। और चाइना ने क्या किया, यूरोप, यूको और जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज में वो डिस्काउंट में माल बेच रहा है और इस डिस्काउंट में माल बेचने के कारण इंडियन कंपनी का हालत खराब हो गया, क्योंकि वो उतना डिस्काउंट में माल नहीं बेच पा रहा है जितना चाइना डिस्काउंट में बेच रहा है। आप कहेंगे सर चाइना इतने डिस्काउंट में क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि उसका कोविड के टाइम में जो उन्होंने जो प्रोडक्शन किए थे, उस प्रोडक्शन उसका स्टोरेज हो गया था, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था। उस प्रोडक्शन का क्लियर करने के लिए वो डिस्काउंट में खुद का प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो ये कब तक बेचेंगे वो तो पता नहीं, मगर मुझे नहीं लगता हर टाइम वो डिस्काउंट में दे पाएंगे। मार्केट को उसको स्टेबल कराने के लिए उसको डिस्काउंट बंद करना पड़ेगा और जब बंद होंगे फिर से इंडियन कंपनीज के बिजनेस फिर से ट्रैक में आ जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी में थोड़ा सा वीकनेस कुछ जगह पे दिखेगा, जैसे आरओसी आरओई में थोड़ा सा वीकनेस है। और कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। इनकम भी हो रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी की इनकम नहीं हो रहा है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो आपको ये नहीं लगेगा कि कंपनी का सेल्स बहुत कम हो गया। पिछली बार 1600 करोड़ का सेल्स था, इस बार 1400 करोड़ का सेल हुआ। ऑब्वियसली सेल तो डाउन होगा ही और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला। हाँ, कंपनी को इस बार देखा जाए तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा और डिप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे क्या बना, प्रेशर बना। और इस प्रेशर के हिसाब से आगे चल के एक ग्रोथ मतलब थोड़ा सा रुक चुके हैं, तो ग्रोथ फिर से बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इसके बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी के जो रिजर्व है वो रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हुआ, 500 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4700 करोड़। और कंपनी देखिए कुछ कर्जा भी उठाया, अब इस कर्जे को किस तरीके से कंपनी उठाया वो देखना जरूरी है। देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए उतना कर्जा नहीं लिया जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। इसका मतलब बिजनेस को अभी कंटिन्यू करने के लिए कंपनी ने कर्जा लिया। उसमें दो तरीके से कारण हो सकते हैं। पहली बात, इस कंपनी का देखा जाए तो ट्रेड पेबल्स जो है, मतलब जो पैसा देना बाकी है वो कितना है, 400 करोड़।
और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी कितना ट्रेड रिसीव कर चुका है, कितना कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, 940 करोड़। और दोनों को जोड़कर देखा जाए तो एक अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी क्या किया, खुद के पैसे को कंपनी रीयूज करके रखे हैं, कंपनी प्रोसेसिंग में, बिजनेस को प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं। तो वो पैसा आपको नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। इस सारे कारण के वजह से देखा जाए तो कंपनी ने कर्जा उठाया। तो कर्जा उतना ज्यादा भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा प्रेशर तो बनता है। कंपनी में खासियत यही है कि कंपनी में इस खराब सिचुएशन में भी इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कोई होल्डिंग्स नहीं बेच रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। क्यों ना कंटिन्यू करे, जब शेयर के प्राइस, आप देखेंगे शेयर का प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिलेगा। ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी मेरे हिसाब से जिस तरीके इतने दिनों तक एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहे हैं, बार बार इस रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया। और फेस करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किए थे, फेल हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किए थे, फेल हो गया। अगर इस जगह पे ब्रेकआउट कर दे और थोड़ा सा ऊपर जाकर अगर रिट्रेसमेंट करे तो रिवर्सल जो एंटी होगा वहां पे मैं एंटी जरूर लूंगा। तो इसमें एक बड़ा सा एंटी मिल सकता है। अगर इस तरीके से एंटी बने तो नेक्स्ट टारगेट में यहाँ तक लेकर चलूंगा, एक बिग टारगेट लेकर चलूंगा। तो जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं है, फिलहाल के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राजस एक्सपोर्ट। देखिए राजस एक्सपोर्ट के बारे में जितने चर्चे करूँ उतना कम है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सर कंपनी में आज इतना हालत खराब है तो मैं क्या करूं, कंपनी और भी गिर सकता है, कंपनी बर्बाद हो सकता है। देखिए इस तरीके से बात को ना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको इस तरीके से बातों का कोई गारंटी नहीं होता। क्योंकि कंपनी का अगर मतलब खुद का बिजनेस के पर्सपेक्टिव व्यू से देखे तो कंपनी तो ठीक है, कंपनी का बिजनेस ठीक है, कंपनी का बिजनेस आगे चल के बड़ा होने का कैपेबिलिटी है। क्योंकि कंपनी खुद गोल्ड माइनिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं। तो इतने सारे प्रोजेक्ट के ऊपर अकेला कंपनी काम कर रहा है। और पिछले दिनों में मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी एक नया बिजनेस के ऊपर एंट्री भी हो रहा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है राजस एक्सपोर्ट के ऊपर लोगों के मन में जो चिंता है वो चिंता जायज है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली करेक्शन देखने को मिला है। जो कंपनी 1000 में चलने वाला कंपनी था वो 480 तक आया था। तो इसका मतलब एक 50% करेक्शन हुआ था। इस 50% करेक्शन में हर किसी का मन में यही चिंता रहेगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो देखिए मैं कोई 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता कि एक कंपनी भागेगा ही करके, मगर जिस तरीके से कंपनी का नजरिया आपको दिखाऊंगा वो आपको यही बताएंगे कि हाँ कंपनी में दम तो है। जैसे आप कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दो, पिछली बार कितना सिर्फ 50 करोड़ के आसपास सेल हुआ था, इस बार कितना 85,000 करोड़ के आसपास सेल हुआ। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किया। और उसके बाद देखिए प्रॉफिट जो 305 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, 300 यहाँ पे 335 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इस बार हुआ। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया, सर सेल्स इतना ज्यादा है तो कंपनी के एक्सपेंस इतना क्यों हुआ, एक्सपेंस तो कम होना चाहिए था ना। बिल्कुल नहीं, कंपनी का बिजनेस क्या है, माइनिंग का। तो मतलब गोल्ड का जो माइनिंग है उसको माइनिंग करने के लिए उसको बहुत ज्यादा खर्चा होते हैं। जो जो कंपनी माइनिंग के ऊपर काम करते हैं उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि माइनिंग में कोई गारंटी नहीं होता कि जहाँ पे वो माइनिंग कर रहे हैं कितना उसको मतलब उसको गोल्ड मिलेगा और कितना उसको प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको एक प्रेडिक्शन लेकर ऊपर चलते हैं, तो इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। बहुत जगह पे उसको मतलब गोल्ड मिल ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं, फिर भी उसको खर्चा करना पड़ता है। तो इसी के कारण कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा है। हाँ एक पॉइंट व्यू से मैं बोलूँ कि कंपनी के ऊपर एक पॉइंट मुझे नेगेटिव लगा, वो है कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी कोई मतलब टैक्सेशन नहीं दिया। तो टैक्स नहीं दिया फिर भी कंपनी प्रॉफिट हो रहा है। तो इस बात के लिए बहुत सारे चर्चा है, इस बात के लिए बहुत सारे लोगों का मन में कंफ्यूजन है। मगर एक चीज बता दूं, उन्होंने पिछले क्वार्टर्स में क्या किया, उन्होंने टैक्स के ऊपर जो रिपोर्ट था वो उन्होंने रिजल्ट शीट के साथ अटैच नहीं किया। तो रिजल्ट शीट के साथ इस बार वो अटैच किए हैं। उसका जो मतलब आईटी सॉरी उसका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सॉरी माफी चाहता हूँ, उनका जो चार्टर अकाउंटेंट है उन्होंने इस बार उसको अटैच कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर सब कुछ ठीक ठाक ही है, सिर्फ यही बात के लिए कंफ्यूजन है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये बात को लिए कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ी होता, टैक्सेशन देने में गड़बड़ी करता, तो ऑब्वियसली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले इसको पकड़ता। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए देखिए पोमोटार एफएसडीएस हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी है।
तो बाकी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर देखिए बहुत बार एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किए। इस रेंज के ऊपर अराउंड 40% के आसपास ट्रेड किए। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया, तो मेरा एंट्री यहाँ पे है और इस एंट्री को लेकर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ पे एंट्री बना था और उसके बाद देखिए और भी नीचे आया। तो मैं आपको ये भी बताया कि अगर गिरते अगर 440 रुपीज तक आए, 444 रुपीज तक, मतलब इस लेवल में, फिर भी मैं एंट्री लूंगा। और जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा करेक्शन होगा। यहाँ पे माल खरीदारी जा रहा है और उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट होगा तो बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। अगर जर्नी होगा तो मैं 770 रुपीज के आसपास में टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया, अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। कंटिन्यूसली कंपनी अच्छा खासा सेल्स प्रॉफिट सब कुछ दिखाया। तो इसके चलते मुझे लगता है कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है, स्प्लिट का। कंपनी 18 तारीख को स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किए थे और 18 तारीख को स्प्लिट ऑब्वियसली दे चुके हैं। और जितने सारे दोस्त को स्प्लिट चाहिए था उसको एक दो दिन के अंदर अंदर उसका डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ये था कुछ अपडेट्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।